Hello dear student, I am Narayan Vishnu from Gonda and welcome to my YouTube channel Narayan English Center। आइए आज मैं कंटिन्यू करता हूँ एक्टिव पैसिव का अगला स्टेप। ये कल तक मैंने सीखा कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं बिना किसी टेंस को पढ़ करके और बिना किसी नियम को पढ़ करके। मैं डायरेक्टली आपको बताया हूँ कि स्टेप बाय स्टेप को आपको फोकस करना है, किन किन वर्ब का पैसिव बनता है और किन किन वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, कौन कौन से स्टेप को आपको माइंड में रखने हैं, ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था बेटा। आज हम बहुत आसानी से आपको एक नया स्टेप पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। आइए थोड़ा बहुत यार समझाते हैं। देखिए ध्यान रखिए बेटा, थोड़ा वेरिफिकेशन देता हूँ आपको। देखिए हम क्या करते थे कि सब्जेक्ट जो हमारा होता था और इसके स्थान पे हम ऑब्जेक्ट को लिखते थे। फिर दूसरा स्टेप था बेटा, हम टू डू वाली क्रिया को देख करके टू बी लिखते थे। क्या लिखते थे बेटा? टू बी। और इसी टू डू का यानी कि फिर क्या करते थे, थर्ड फॉर्म लिखते थे। तो पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। यानी मान लीजिए कोई क्रिया लिखा हुआ है टीच या टीचर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टीचर्स। तो हम इसी से दो काम करवाते थे। कितने काम करवाते थे बेटा? दो काम करवाते थे। पहले समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए बेटा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कुछ बच्चे जो थे वो नहीं समझ पाए होंगे तो उनको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, क्योंकि जो अगला लेक्चर आने वाला है टफ सेंटेंस है, थोड़ा क्रिटिकल सेंटेंस है। उसको समझने के लिए हमको ओनली इन स्टेप को सीखना है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि एक ही वर्ब से दो काम करवाते थे। दो काम करने का मतलब क्या है कि इसी का हम टू बी लिख देते थे। फिर टीचर्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो टीचर्स हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे? इसी का देख करके इज लिख दिया और इसी का थर्ड फॉर्म कर दिया, टॉट कर दिया। क्या कर दिया? टॉट कर दिया। सबके समझ में आ गया बेटा? यानी इसी टीचर्स को हमने क्या कर दिया? दो काम करवा दिया। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि दो टू डू वाली क्रिया आ जाती है। तब वहां पे हम क्या करेंगे बेटा? तब आपको थोड़ा सावधान होना है, आपको तब थोड़ा सावधानी बरतनी है। कैसे क्या करना है बेटा? से मान लीजिए हमारे पास एक ही वर्ब था, तो भाई हमारे पास मजबूरी थी कि हम क्या करते थे कि हम उसी का टू बी कर देते थे और उसी का थर्ड फॉर्म कर देते थे। अब मान लीजिए कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें दो टू डू वाली क्रिया आ गई, यानी कि अगर टू डू वाली क्रिया दो आ गई, जैसे मान लो एक ये आ गया एक ये आ गया, तब हम काम को बांट देंगे। क्या करेंगे? काम को हम बांट देंगे। यानी कि पहले वाला जो हमारा टू डू दिखाई देगा, यानी कि जो पहली वाली क्रिया दिखाई देगी जिसे आप मेन वर्ब कहते हो, उसका हम क्या लिख देंगे बेटा? टू बी लिख देंगे। और जो दूसरी क्रिया दिखाई देगी उसका हम लिख देंगे थर्ड फॉर्म। ये भी एक स्टेप है बेटा, क्योंकि हमारे पास अभी तक जितने भी मैंने आपको सेंटेंस बोले थे उस सेंटेंस में केवल एक टू डू वाली क्रिया थी और आप उसी का टू बी लिखते थे और उसी का थर्ड फॉर्म कर देते थे। लेकिन नहीं बेटा, कभी कभी सेंटेंस में दो टू डू आ जाते हैं। तब क्या करना होता है? तो पहले टू डू वाली क्रिया को क्या करेंगे हम बेटा? टू बी लिख देंगे देख करके और दूसरे टू डू वाली का थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दो स्टेप है ना, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे हम। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल को समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आई डिड नॉट परचेज, PURCHASE, परचेज ए न्यू बुक, अब यहां ध्यान दीजिए बेटा, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट और ए न्यू बुक हो गया हमारा क्या बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान से देखें तो आपका डिड और आपका परचेज ये दोनों टू डू वाली क्रिया है। क्या है बेटा? ये टू डू वाली क्रिया है। कोई दिक्कत? क्योंकि डिड माने करना भी होता है और परचेज माने खरीदना होता है, तो दोनों काम किया जा सकता है ना। और केवल जो पैसिव बनता है टू डू वाली क्रिया का बनता है, टू बी का नहीं बनता है। अब यहाँ डिड जो है बेटा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये टू डू वाली क्रिया है। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि हम टू बी वाली क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे तो एक गलती हो जाती है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि टू बी का पैसिव कभी नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूं कि हेल्पिंग वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, तब ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा डिड, डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, लेकिन ये टू बी वाली क्रिया नहीं है, ये टू डू वाली क्रिया है, तो इसका पैसिव जरूर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए? इसको हम कर देते हैं B1 और इसको कर देंगे B2। B1 B2 काहे कर दिए भैया? क्योंकि हमारे पास दो वर्ब आ गए। अभी तक केवल एक था तो मैं दोनों काम करवाता था, अब दो वर्ब आ गए तो दो अलग अलग काम करवाएंगे हम। तो दिक्कत कोई नहीं लेना बेटा, वही 5 स्टेप है, पुराना काम है। ठीक है, केवल थोड़ा समझ का अंतर होता है। ठीक है, कोई नियम नहीं है, कोई टेंस नहीं है। ठीक है, देखते जाओ बनाते जाओ। अब आइए, तो सब्जेक्ट को उठाया हमने और जेब में रख लिया। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? तो ये सब्जेक्ट का स्थान खाली हो गया,
यहाँ पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ए न्यू बुक आ गया, ठीक है। अब डिड, आप लोग बताओ बेटा डिड कौन सा फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म है। तो अगर सेकंड फॉर्म है तो हम क्या लिखेंगे? वाज एवर लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा वाज। सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका? सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वाज आ गया। कोई दिक्कत? अब नॉट कब ऐसे बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ना तो ये वर्ब है, ना तो सब्जेक्ट है, ना तो ये ऑब्जेक्ट है। परचेज, अब आपने देखिए बेटा एक स्टेप दो स्टेप कर लिया है। परचेज इसका सेकंड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज्ड होता है बेटा। क्या होता है? परचेज्ड, ठीक है। तो हमने कितना स्टेप कर लिया बेटा? गिनते रहिए, 1 2 3। चौथा स्टेप क्या है बेटा? बाई या विथ। तो क्या लगेगा यहाँ? बाई। चौथा स्टेप हो गया। पांचवा, आई जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और जब भी बेटा आई ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है तो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बेटा? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। देखिए कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, अगर अभी भी नहीं जानते हैं तो यहाँ पे एक पिक्चर आपको मैंने दिखाया है। इस पिक्चर में जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, आई का क्या होता है, ही का क्या होता है, वो लिखा हुआ है। आप लोग उसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगर लिखा हुआ है डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, अब यहां देखिए ध्यान से बेटा, यहां पे लग गया क्वेश्चन मार्क। क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क लग गया। कोई दिक्कत? तो अब यहां देखते हैं बेटा, डू यहां पहले आ गया तो यहाँ पे B1 हो गया ये। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो यहाँ पे डू पहले आ गया। यू हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, और कंप्लीट हो गया हमारा बेटा B2। क्या हो गया? B2। आपको पता है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या होता है बेटा हमारा, यानी कि टू डू और टू बी के बीच में क्या होता है? समझ रहे हो ना मेरी बात? कि जो हमारा आपने पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई दिक्कत? सबके समझ आ रहा बेटा? क्लियर है? अब आइए, योर होमवर्क क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब बनाइए, तो जो जहां मिलेगा उस स्टेप, ध्यान रखिए बेटा, हम अपने मन से कुछ स्टेप नहीं लगाएंगे, वहां दिमाग कुछ नहीं लगाना है अपना। जो जहां दिखेगा उसको वहीं हम पटक के बना देंगे, ठीक है। वहीं पे आपको सेंटेंस को प्रोवाइड, जो सेंटेंस जैसा आपको प्रोवाइड कर रहा है आपको वैसे ही आपको कर देना है, अपना दिमाग वहां नहीं लगाना है, ठीक है। तो भाई ये क्या है, हमको B1 दिख रहा है ना, तो B1 का ही तो EMR आएगा। तो डू कौन सा फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, तो लिखने से पहले ऑब्जेक्ट को देख लो। अगर ऑब्जेक्ट एक होगा तो इज आएगा, ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा तो आर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट के जहाँ पे मी लिखा होगा तो यहाँ एम आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? योर होमवर्क एक है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? बोलिए, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। कोई दिक्कत? अब यू है बेटा, अब यू को उठा के जेब में रख लीजिए, यू का जगह खाली हो गया। यू को उठा के कहाँ रखेंगे हम बेटा? जेब में रखेंगे। तो जेब में रखे, क्यों जेब में रखे? क्योंकि इसकी जगह खाली करनी है हमको। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यू की जगह पे क्या लिख दिया हमने? योर होमवर्क। योर होमवर्क हो गया बेटा। कोई दिक्कत? अब हमने कितना स्टेप कर लिया? स्टेप गिनते रहिए बेटा। ये दूसरा स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। अब आया हमारा B2। B2 क्या है बेटा? ये भी वर्ब है, तो हम इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो B2 का थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा? कंप्लीटेड। क्या होगा बेटा? कंप्लीटेड। कितने स्टेप हो गए हमारे? 3 स्टेप हो गए, यानी कि 1 2 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बाई अबित, तो यू जिसको आपने जेब में रखा था बाहर निकालो। क्या है ये? जानदार बेजानदार। अगर ये जानदार है तो क्या आएगा? यहाँ बाई आएगा। और पांचवा स्टेप क्या है बेटा? यू जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। और यू का बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, पिक्चर में आपने देखा होगा। अब लास्ट में बचता है क्वेश्चन मार्क, उसको आपको नोट कर देना है वहां पे। कोई दिक्कत? सबके समझ आ रहा है बेटा? एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल को समझना है, और कैसे सेंटेंस हमारे आसान है, बनाना बहुत आसान है बेटा। इसी प्रकार आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, सेंटेंस को समझते जाना है। आइए प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए लिखा हुआ है, थोड़ा मैं और टप कर देता हूं, लिखा हुआ है व्हाई डज ए मैन
व्हाई डज ए मैन सी द स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डज ए मैन सी द स्टार्स। तो देखिए बेटा यहाँ पे व्हाई का तो पैसिव बनना नहीं है, डज हमारा B1 हो गया, ए मैन क्या हो गया सब्जेक्ट, और सी क्या हो गया बेटा B2, इसको B1 कर दीजिए बेटा, B1 B2, और स्टार्स हमारा क्या हो गया बेटा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो व्हाई का पैसिव बनेगा नहीं, ठीक है, व्हाई को यहीं पे उतार देंगे हम, सेम सेम। डज का पैसिव बनेगा, तो डज का पैसिव बनेगा बेटा, डज क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, B1 है, टू डू वाली क्रिया है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम इज लिखेंगे, एम लिखेंगे या आर लिखेंगे, इसका फैसला करेगा कौन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है बेटा द स्टार्स, यानी कि कई सारे स्टार्स हैं, एक स्टार्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आर। ए मैन, अब इसे उठा के जेब में रखो बेटा, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा बेटा आपका द स्टार्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा द स्टार्स, कोई दिक्कत। अब सी, ये भी B2 है बेटा, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा सीन होता है, क्या होता है सीन, कोई दिक्कत। हमने कितना स्टेप फॉलो कर लिया 1 2 3, चौथा स्टेप बाई या विथ। अब ए मैन को आप जेब से बाहर निकालो, तो क्या है ये हमारे जानदार हैं, तो क्या आएगा यहाँ बाई आएगा, बाई और ए मैन का क्या हो जाएगा बेटा ए मैन हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क का पैसिव नहीं बनेगा तो उसको ऐसे उतार देंगे। अगला एग्जाम्पल बेटा लिखा है मोहन डज नॉट शो हिज होमवर्क। तो यहां पे मोहन क्या है बेटा हमारा, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, डज क्या है डज B1 हो गया, सो हमारा B2 हो गया, और हिज होमवर्क हमारा बेटा ऑब्जेक्ट हो गया। लगभग सारे बच्चे समझ रहे होंगे, धड़ाधड़ इसको बनाते जाइए बेटा। तो अब क्या करना है, मोहन की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, मोहन को उठा के जेब में रखिए, यहाँ पे जगह खाली हो गया, हमने हिज होमवर्क को लिख दिया, हिज होमवर्क हो गया। अब डज बेटा ये इजेमार आएगा, तो इजेमार लिखने से पहले क्या आएगा बेटा यहाँ इज आएगा, क्यों इज आएगा सबके समझ आ रहा है बेटा, नॉट का पैसिव नहीं बनेगा। अब भैया आया सो का आएगा थर्ड फॉर्म, तो सो का थर्ड फॉर्म क्या होता है सोड, आपका क्या बन गया हिज होमवर्क इज नॉट सोड। अब बाई अब भी था आएगा बेटा, तो बाई आएगा क्योंकि मोहन जानदार हैं, और फिर मोहन यहाँ पे आ जाएंगे। तो फाइनली बेटा मैंने आपको सिखाया कि कैसे अगर एक सेंटेंस में यानी एक एक्टिव के सेंटेंस में हमारे दो टू डू वाली क्रियाएं आती हैं तो उनका पैसिव कैसे बनता है बिना नियम के बिना टेंस के, कैसे सीख गए आप बेटा। तो हमारे चैनल को फॉलो करते जाइए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, फाइनली मैंने आपको बताया कि कैसे अगर एक सेंटेंस जिसमें दो टू डू वाली क्रियाएं आती हैं उनका पैसिव कैसे बनाते हैं हम आपको सिखा दिया। ध्यान रहे बेटा, अगर डू डज और डिड निगेटिव या इंटरोगेटिव में आता है तो ध्यान रहे एक बार जरूर चेक कर ले बेटा कि उसके बाद अगर दो टू डू वाली क्रियाएं आती हैं तो उनका पैसिव कैसे बनाना है। आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना बहुत कठिन नहीं है, केवल हमको पढ़ना है, अच्छे से आप पढ़ते रहें और पूरे लेक्चर को आप ध्यान दीजिए बेटा। कुछ बच्चे हमारे उसको आधा देख के छोड़ देते हैं, आधा देखने से कोई काम नहीं बनने वाला बेटा, पूरा देखने से ही आपको काम मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें।